सिटी में मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद कहता है और ऐसा लगता है कि कंटेनरों के बाद शहर इक़्तिदार अब कोई डकैतियों का शहर बन गया है। अभी जो आप देखेंगे कि स्क्रीन पर के गुज़िश्ता रोज़ 24 घंटे में तकरीबन कोई 4 बैंकों को जी लूटा गया। जी हाँ, 24 घंटे में 4 बैंकों को लूटा गया और आईजी और डीआईजी ने बड़े दावे किए, लेकिन 48 घंटे बाद भी डकैत आज़ाद घूम रहे हैं। और अगर देखा जाए तो कोई तकरीबन अभी मैं देख रहा था कि 1 महीने में कोई 13 कत्ल हुए हैं। 9 माह में रेज़नी, चोरी, डकैती की 3200 वारदातें हुई हैं। फिर जनवरी से सितंबर तक 370 गाड़ियाँ, 3300 मोटरसाइकिलें चोरी की गई हैं। आईजी साहब देखिए इस पर क्या वजाहतें दे रहे हैं, अपना यानी पकड़ने के बजाय, और ज़्यादा जो कहा जाता है कि उनकी तवज्जो जो है वो बाहर से आने वाले रास्तों पर होती है, लेकिन इस बारे में उन्होंने कोई वाज़ेह नहीं बताया कि इस्लामाबाद जैसे शहर में फुटेज में नज़र आने वाले ये डकैत क्यों नहीं पकड़े गए। लेकिन फिर भी उनका मौक़िफ़ तो सुनिए। जो वेपन है, वेपन बड़ा वेपन यूज़ हुआ है और वो आपने भी आज सीसीटीवी जो है फुटेज जो है वो बाकी भी जो लीडिंग चैनल्स पे भी वो चली और तमाम चीज़ें हैं, हम भी उस पर सारा वर्क कर रहे हैं। और अभी तक जो है जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं वो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हुए वो तमाम कवर्ड हैं विद कैमरास। एंट्री एग्जिट पॉइंट जो हैं वो कोई बहुत कोई क्रॉस करने की हमें इंफॉर्मेशन या कोई क्रॉस करने की कोई चीज़ नहीं है। जो रेड भी हम बाहर कर रहे हैं वो रेड बाहर उस चीज़ पे कर रहे हैं जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है मुख्तलिफ घरों की कि हमें हमारे पास। आईजी साहब का मौक़िफ़ सुना। और हमारे इस्लामाबाद में जो हुक्मरानों का ये ख्याल था कि वो एक महफूज शहर बना चुके हैं। अगर मैं थोड़ा सा मुख्तसरन आपको पास में ले चलूँ कि कराची दारुल हुकूमत होता था पाकिस्तान का। क़याम पाकिस्तान के बाद हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह यहीं आए, यहीं तदफीन हुई। लेकिन यही वो वक्त था कि जब फिर यहाँ पर तुलबा की बड़ी ज़बरदस्त तहरीक चली सन 1953 में। उसके बाद सियासी तहरीकें चली और इन तुलबा की और सियासी तहरीकों को देखते हुए हमारे पहले फौजी हुक्मरान जनरल अयूब ख़ान ने, जी हाँ, जनरल अयूब ख़ान ने ये सोचा कि इस शहर में ऐवान सदर होगा, ऐवान वज़ीर आज़म होगा, तो उसमें वो किस तरीके से इक़्तिदार रख सकेंगे। और इसलिए फिर वो एक पुरसुकून जगह यानी इस्लामाबाद में उन्होंने दारुल हुकूमत ले गए। उसके साथ तमाम सफारतखाने वहाँ पर चले गए। लेकिन इस्लामाबाद में ठीक है कुछ अर्सा सुकून से गुजरा, लेकिन जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ तहरीक चली उन्हें फांसी दी गई। फिर भुट्टो साहब के बाद जनरल ज़िया-उल हक़ का जो पूरा दौर आया, आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं कि फिर इस्लामाबाद जो है वो गढ़ बन गया सियासी तहरीकों का। मुशर्रफ के ख़िलाफ़ भी सबसे बड़ी तहरीक जो है वकला की जो है वो इस्लामाबाद ही में चली। और अब हालिया बरसों में हम देखते हैं पिछली 1 दहाई में, क्योंकि तमाम हुक्मरान उतरते हैं, चाहे नवाज शरीफ हों चाहे बेनज़ीर हों, वो इस्लामाबाद में। फिर इमरान खान, बानी तहरीक इमरान खान ने भी यहीं से आगाज़ किया। और अब ऐसा लगता है कि शहर इक़्तिदार कंटेनरों का शहर बन गया है। और साथ ही कंटेनरों के साथ ये जो डकैतियाँ जिस पैमाने पर हो रही हैं, जिसकी रिपोर्ट हमारी सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट इस्लामाबाद की आसिया कौसर कर रही हैं। जी आसिया, ये जो हैरतनाक तौर पर जो फिगर्स आपने दिए हैं और इतना बड़ा वाक़या और सानिया कि एक दिन में 24 घंटे में 4 डकैतियाँ वो भी बैंकों की हुई। आप ही ने बताया कि मुसल्लह डाकू जो है वो बाकायदा फायरिंग करते रहे, लूटते रहे और कोई भी नहीं पकड़ा गया। जी अभी तक तो मुजाहिद बरेलवी साहब सूरत हाल ये है कि अब मुलजिम को जो है वो गिरफ्तार नहीं किया जा सका। अलबत्ता सेफ सिटी कैमरे इस्लामाबाद के अंदर मैं आपको बताऊं कि 3000 से ज़ायद सेफ सिटी कैमरे जो हैं वो लगाए गए हैं, लेकिन उन 3000 सेफ सिटी कैमरों के बावजूद ताहाल जो है वो मुलजिम का सुराग नहीं लगाया जा सका। साथ ही साथ जियो फेंसिंग भी की जा रही है, मुख्तलिफ दाखिली और खारजी रास्तों को जो है वो मॉनिटर किया जा रहा है, वहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। बैंक की अगर मैं आज की आपको सूरत हाल बताऊँ तो बहुत सारे बैंक्स को जो है वो सिक्योरिटी SOPs की खिलाफ वर्जी पर बंद रखा गया था
और दीगर बैंकों के सामने इस वक्त मैं डी चौक के ऊपर मौजूद हूँ, मैं इस हवाले से भी बात करूँगी। लेकिन यहाँ पर बैंक जो हैं मेरे डी चौक पे जो बैंक हैं उन बैंकों के बाहर सिविल कपड़ों में भी पुलिस एहलकार जो हैं वो तैनात हैं, CTD के एहलकार भी तैनात किए गए हैं। साथ ही साथ इस्लामाबाद पुलिस भी हमें बैंकों के सामने जो है वो तैनात नजर आती है। और ये पूरी इस्लामाबाद के बैंक्स की इस टाइम ये सूरत हाल है कि इस तरह की सिक्योरिटी उनको दी जा रही है। अब सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता अरसे में हमने देखा कि इस्लामाबाद के अंदर स्पेशली बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए, जलसे जुलूस, फिर उसके बाद SCO समिट। इस्लामाबाद पुलिस अब इन सारी चीज़ों के साथ लड़ते लड़ते शायद थक चुकी है, क्योंकि भारी नफरी जो है वो हर दफ़ा तैनात की जाती है। और स्पेशली जब इस्लामाबाद के अंदर कोई रैली या कोई जुलूस होता है या कोई जलसा करने की कहा जाता है या एहतजाज करने का कहा जाता है, तो ये इस किस्म की सूरत हाल होती है जो आप मेरे अकब में इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी खारदार तारे लगाकर ये मेन एंटर जोन की तो इसको बंद रखा गया है। आगे इसके गेट हैं वो भी बंद रखे गए हैं। तो तमाम तौर साथ ही यहाँ पर पुलिस की नफरी भी तैनात की जाती है। रेड जोन के अंदर मैं अगर आपको बताऊँ तो रेड जोन के अंदर भी इस्लामाबाद की भारी नफरी हर वक्त जो है वो तैनात रहती है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, पार्लियामेंट हो। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर आए रोज़ लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उससे भी इस्लामाबाद पुलिस को जो है वो निपटना पड़ता है और बाज़ दफ़ा बाहर से भी फोर्स मंगवानी पड़ती है। ऐसी सूरत हाल में जब सियासी मामलात को और सियासी असर और रसूख को देखा जाता है तो शहर जो है वो लावारिस हो जाता है। आसिया यानी इस्लामाबाद शहर तो थोड़ा बहुत मेरा देखा भाला है, मसलन उसके बाहर जाने के पॉइंट्स बहुत कम हैं। इधर से जाएं तो मरी जाएंगे, इधर से जाएंगे आप पेशावर जाएंगे या फिर GT रोड की तरफ निकल जाएंगे। क्या आप समझती हैं कि जो कहा जाता है कि जो एक बड़ी तादाद में गैर मुल्की, ख़ास तौर पर जब अफगान यहाँ के बस गए और शहर के हब में बस गए, वन नज़र वे क्या जो डकैत हैं या मुजरिम हैं या जो आप जिसे कहते हैं तकरीबकार हैं, ये एक बड़ा सबब नहीं है कि इन्हें यहाँ पनाह मिलती है, यहीं भाग कर चले जाते होंगे? ये तो नहीं होंगे कि वो कहीं शहर से बाहर जाते हों? बिल्कुल ऐसे ही मुजाहिद बरेलवी साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ। इस्लामाबाद के अंदर जो अफगानियों की तादाद है वो भी एक बड़ा रिस्क इस्लामाबाद के लिए है, क्योंकि जब वो यहाँ से वारदात करके वापस फरार हो जाते हैं तो उन्हें ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर मोबाइल स्नैचिंग की मैं आपको बात बताऊँ तो मोबाइल यहाँ से जितने भी इस्लामाबाद से स्नैच होते हैं, जब उनको ट्रेस किया जाता है तो वो अफगानिस्तान में ट्रेस होते हैं। अब सूरत हाल यहाँ पर यह है कि मोटरसाइकिल सवार आते हैं, ये जो अभी आप देख रहे हैं इसके हवाले से तो पुलिस हुकाम का भी ये कहना है कि ये बाकायदा कोई ट्रेंड कमांडो टाइप इसकी ट्रेनिंग है, जिस तरह से ये बंदूक को एक हाथ से लहराते हुए जो है वो फायरिंग करते हुए नजर आ रहा है। और एक इकलौता शख्स है, एक तो गैंग की सूरत में जो है वो काम एक्टिव है ही है, मोबाइल स्नैचिंग और दीगर वारदातों में मुख्तलिफ गैंग इस्लामाबाद के अंदर एक्टिव हैं, उसके वाले से पुलिस आए रोज कार्रवाइयाँ करती है। लेकिन जब आपका फोकस ही डिफरेंट हो गया, जराइम से पुलिस का हटकर पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अंदर आ गया, तो उसके बाद जराइम की सूरत हाल जो है वो संगीन होती जा रही है। अब गुज़िश्ता जो 48 घंटे हैं उनके दौरान 24 घंटों में 4 बैंक डकैतियां हुई हैं, जिसमें मजमूई तौर पर जो है वो 10 अफराद जख्मी हुए हैं, एक कर सर पर गोली मारी गई, वो आसिया हमने ये देखा था कि आसिया अभी जब शंघाई कॉन्फ्रेंस हुई तो आपने देखा कि 48 घंटे या 72 घंटे, ये ठीक है कि कंटेनर शहर बंद कर दिया गया, दुकानें भी बंद कर दी गई। यानी अगर सिक्योरिटी अगर हुकूमत चाहे और सिंसियर हो इनको पकड़ने में तो कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है। कोई किसी ने कोई कहते हैं कोई पत्ता तक नहीं हिला 48 घंटे तक इस्लामाबाद में। इसका मतलब ये कि ऊपर से अगर सख्ती से इनको हिदायत हों और सख्ती से ये जज़ा और सज़ा हो, ख़ास तौर पर सॉरी टू से मैं पुलिस के किसी फ़र्द को नहीं कह रहा, ये भी एक सबब है ना कि ऊपर से सख्ती होती है और माने ये रिलैक्स हो जाते हैं। या एक कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वकायदा वर्दियाँ इस्तेमाल करते हैं पुलिस की, सिक्योरिटी की, ये भी देखा गया है आसिया। बिल्कुल ऐसे ही इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारे ऐसे जो जराइम पेशा अफराद भी पकड़े गए जो बाकायदा पुलिस का यूनिफॉर्म इस्तेमाल करते थे और ये सारी चीज़ें भी होती थी। यकीनी तौर पर ऐसा ही है कि पुलिस जब आपकी काम नहीं कर रही और शहर में जराइम बढ़ जाए तो इसकी जिम्मेदार जो है वो वहाँ की हुकूमत होती है, चाहे सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो। इस्लामाबाद चूँकि कैपिटल है तो ये मुकम्मल तौर पर वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उसने इस्लामाबाद पुलिस को जब जलसे और एहतजाज रोकने होते हैं तो आप पूरा शहर सील कर देते हैं। 4-4 दिन 6-6 दिन जो है वो शहर को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाता है।
SCO समिट चले, मजबूरी थी, उसमें आपने फॉरनर्स को जो है वो सिक्योर करना था, लेकिन वहीं हमने एहतजाज के दौरान भी देखा कि मुकम्मल तौर पर कंटेनर्स लगाकर इस्लामाबाद के एंट्री एग्जिट पॉइंट और इवन सेक्टर्स के अंदर छोटे छोटे रास्तों के ऊपर भी कंटेनर्स लगाए गए थे। आप तब शहर को जो है वो महफूज बना लेते हैं कि कोई एहतजाजी जो है वो शहर के अंदर दाखिल ना हो, लेकिन जराइम पेशा अफराद शहर के अंदर दाखिल हो रहे हैं, वापस जा रहे हैं, और एक अकेला शख्स इस्लामाबाद पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या दीगर में अगर एहतजाजी मुजाहिरीन में बात करूं तो बड़े बड़े नाम आते हैं, MPs हैं, दीगर लोगों को गिरफ्तार करना हो तो इस्लामाबाद पुलिस मैं आज मैं आपसे सियासी बात नहीं करूंगा, आज मैं सिर्फ डकैतों और डकैतों तक ही बात रखूंगा। आपने दुरुस्त कहा कि जब हमारे वजीरों की हिफाजत के लिए उनके घरों पर उनके साथ मोबाइल गाड़ियां चले हों और ज़्यादातर उनकी तवज्जो बॉर्डर पे हो कि कहीं से कोई मुतारिमी ना आए और यहाँ हो, तो फिर यही सूरत हाल होगी। शुक्रिया। आसिया कौसर हमें बता रही थी कि शहर कायद, शहर इक़्तिदार को पहले कंटेनरों का और अब डकैतों का शहर बना दिया गया। शुक्रिया आसिया, आपने वक्त निकाला। और जनाब फिर ज़रा इस्लामाबादी की तरफ जाएंगे कि आपको इल्म है कि तमाम अदालती और बड़ी अदालती जंगें और लड़ाइयाँ इस वक्त बड़ी कोर्टों में हो रही हैं, और बल्कि माजी में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि ये इस तरह की शय सुर्खियाँ बने। आज जो मुकालमा एक बड़ी अदालत में हुआ उसकी तरफ भी जाएंगे, हमारे साथ रहिएगा मगर एक ब्रेक के बाद। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। 26वीं तरमीम के बाद एक हद तक ज़रा अदालती जंग इसलिए सर्द होती नज़र आई कि हमारे नए चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने बड़ा फ़ैसला लिया चीफ की कुर्सी पर बैठते ही, और मंसूर अली शाह जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे या उन्होंने एक के बाद दूसरे या तीसरे ख़त में साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बारे में की, और फिर जिस तरह फुल कोर्ट रेफरेंस से उन्होंने बाइकाट किया, उसने आला सुप्रीम कोर्ट में जो माहौल क्रिएट किया उसकी नीचे बारों और बेंचों तक बाज़गश सुनाई दी, और फिर अदालतों ने तो फिर उसको इसके लिए बना नहीं था। आज यानी यकीनन मैंने मेरे ख्याल में बहुत कम ये मौका हुआ होगा कि किसी जज ने किसी दूसरे जज के बारे में गुफ्तगू की हो। हमारे आदम सवाती के जिस्मानी रिमांड के केस में गालिबन तीसरी बार उनका रिमांड मनसूख किया। जस्टिस गुल हसन ने जस्टिस निसार दहशतगर्दी के जज के बारे में सवालात उठा दिए। यहाँ तक उनकी ज़बान थी कि इस आदमी को इंतकामी कार्रवाइयों के लिए रखा गया है और साइफर ट्रायल में हमने इसके कारनामे देखे हैं। और जस्टिस गुल हसन ने यह भी कहा कि अबुल हसनात की अदालत में कैमरे लगे हुए हैं। इंस्पेक्शन टीम को लिखा कि इसको फ़ौरन वापस भेजा जाए। ये यहीं तक नहीं रुके, बल्कि उनका ये भी कहना था कि ये अभी तक यहीं है और फिर भी ऐसे काम कर रहा है कि तारीख देता है फिर ज़मानत मुस्तरद कर देता है। उनका कहना था कि दुनिया की किसी अदालत में इस तरह की नाइंसाफ़ी नहीं हुई जो जज इंसार दहशतगर्दी के अबुल हसन की कर रहे हैं। आप और एक और ज़रा ज़बान देखिए, कहते हैं कि आप ज़रा देखें तो सही कि ये क्या कर रहा है। जनाब इंसाफ इस आदमी के बग़ैर चल ही नहीं सकता। और इस मौके पर जब अटॉर्नी जनरल की जगह शायद एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे तो उन्होंने जस्टिस गुल हसन ने उनको मुखातिब करते हुए कहा कि ये काम आपके बगैर नहीं होगा और आप वज़ीर क़ानून से बात करें। ये भी कहना था जस्टिस गुल हसन का कि आपकी वजारत इसका दिफा कर रही है और कह रही है कि हमने इस काम ही के लिए इनको रखा है। आपने देखा कि जजों के दरमियान मकालमा ये हो जाए और ये यानी बराह रास्त उनका जस्टिस गुल हसन का बड़े सीनियर जज हैं इंसदाद दहशतगर्दी के जज के बारे में इसलिए था कि एक के बाद दूसरे बाद तीसरे केसेस में ज़मानतें भी हो जाती थी और मुस्तरद कर दी जाती थी। हमारे साथ अदर सिद्दीक साहब हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। अदर सिद्दीक साहब,
ये आपने देखा होगा कि जो माशाल्लाह आपको 3 दहाई से अदालतों में पेश हो रहे हैं कि मंसूर अली शाह ने क्या ज़बान इस्तेमाल करी, फिर काजी साहब को वेलकम करते हुए कहा गया, और आज जो मुकालमा जस्टिस गुल हसन का हुआ, तो ये क्या सूरत हाल हो रही है इन अदालतों में अदर सिद्दीक साहब? बहुत शुक्रिया मुजाहिद बरेलवी साहब। मैं क्या कह सकता हूँ, 1992 से वकालत में हूँ और 32 साल हो गए हैं इस दश्त की स्याही में। हमने ऐसा दौर कभी नहीं देखा था जैसा दौर ये। हमसे पहले जनरल ज़ियाउल हक का दौर भी जब लोग बयान करते हैं तो वो ये ऐसे हालात नहीं, मुशर्रफ के दौर में भी ऐसे हालात नहीं थे। तकलीफ इस बात की है कि बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ जिस तरह आम हो रही हैं यहाँ आंखें बंद की हैं, और इसका ज्यादा कसूर जो है ना वो जस्टिस काजी फायद ईसा का है कि उन्होंने आंखें बंद रखी। यानी वो एक माँ और बाप की हैसियत रखते थे और उन्हें जितने फैसले दिए हैं वो कंप्रोमाइजिंग फैसले हैं। यानी मैं उनको ऐसे फैसले नहीं समझता कि जो आइन की सही तशरीह की हो, वो कोई फैसला भी ले लें, आर्टिकल 63 का फैसला जिसने। लेकिन अजहर साहब, अगर आप कहते हैं कि काजी फायद ईसा ने ये सब कुछ कहा, तो मियाँ नवाज शरीफ के साथ उनके दौर में जब जस्टिस साकिब निसार थे, उन्होंने भी तो क्या सलूक किया? उन्होंने भी तो शरीफ ख़ानदान और उनके लोगों को किस तरह गिरफ़्तार करा अदालतों से, किस तरह उनकी ज़मानतें मुंसख की। तो ये तो फिर सॉरी टू से, अगर काजी फायद ईसा थे तो साबिका चीफ जस्टिस साकिब निसार भी एक मुतअद्दिद तरीन जज थे, उससे पहले भी इस तरह हुआ। ये तो मानना पड़ेगा ना आपको कि खाली ये नहीं कि आज आप जिस जमात के हवाले से काजी फायद ईसा की मजम्मती अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, यही जैसे साकिब दौर में भी हुआ। नहीं, मैं यही तो फर्क मैं बताना चाह रहा हूं ना कि इससे पिछले जितने अदवार हमने देखे हैं इस तरह की इंटरफेरेंसेस नहीं थी। क्या आपने इस तरह की इंटरफेरेंस सुनी? क्या जजों ने खत लिखे? क्या जजों ने अपने इस तरह के रिमार्क्स में इस तरह की बातें कहीं? कोई एक इंसिडेंट बता दें आप। सिर्फ एक ख्वाजा साद रफीक का एक केस था जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हवाले से अपना मकबूल बाकर साहब ने लिखा था। तो ये देखिए, यही तो फर्क है। मैं यही तो डिस्टिंग्विश करने की, ठीक है किसी के साथ फैसला गलत हुआ तो आए रेमेडी ले ली, लेकिन ये जो जिस तरह से ये ज्यादतियां होती रही है ना, नॉमिनेशन पेपर में लोगों को उठा लेना, लोगों के साथ जुल्म ज्यादती, डिटेंशन ऑर्डर इतने जारी करना, सेक्शन 44 का निफाज। यानी मैं क्या कहानी बताऊं, मैंने तो जो केसेस सारे आईनी अदालतों में लेकर आया हूं ना, तो मेन वजह यही है। अभी आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे काजी फायद ईसा गए हैं उसके बाद स्टाइल जरा अदालत आपको नजर मुख्तलिफ आएगा। आपको उस तरह पावर एक्सरसाइज होते हुए नजर नहीं आएगी जिस तरह से ब्लेटेंटली जो हमारे एग्जेक्टिव हैं। तो आपने फर्क भी महसूस किया कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बड़ी मोहतात जुबान इस्तेमाल करते हैं। आज उन्होंने जिस तरह उन्होंने बात की और बात सच कही, साइफर के अंदर क्या कुछ होता रहा, कैमरे लगे थे। अच्छा साहब, बहरहाल अब काजी साहब रुखसत हो गए। रुखसत होने के बाद मैं कहना अच्छा भी नहीं लगता, बल्कि मैं इसको भी कोई काबिल तकलीद बात और इसकी मजम्मती करूँगा कि किसी काजी साहब के साथ, अगर मैं देख रहा था कि हमारे वज़ीर दाखिला बयान दे रहे थे जो कुछ हुआ, खैर उसमें पर अलग गुफ्तगू हो सकती है। तो अब आप जो काजी साहब के जाने के बाद जो नई बेंचें बनी हैं पार्लियामान के, जो कमेटी ने पहली बार गालिबन 3 जजों में से चीफ जस्टिस करें, इससे कुछ आपको लगता है कि सूरत हाल में बेहतरी आएगी? मैं मुजाहिद साहब एक इजाजत से आपके साथ अभी आप सिर्फ ये देख लें, कभी हमने अपनी बार एसोसिएशन के इलेक्शन में सुना था कि वहां धांधली होगी? अब अंदाजा लगाया ना किस हद तक गवर्नमेंट ने और बाकी इदारों ने करप्शन इस हद तक दे दी। यहाँ अरबों रुपए की बातें सुन रहे हैं, यहाँ वोट खरीदने की बातें आ रही हैं। मैं सिर्फ बताने का मकसद ये है कि ये सारी जो बातें है ना, अब सवाल बड़ा सीधा जो आपने सवाल किया है वो आप देखें ना क्या किया। हमने 40 साल लगाए अदलिया की आज़ादी हासिल करने के लिए। LFO से ले लें, अपना इफ्तिखार चौधरी का दौर ले लें, 18वीं तरमीम के अंदर डाला सीनियर मोस्ट जज, ताकि ये डिस्क्रिप्शन ना हो, ऑटोमेटिक हो। ये ना हो कि मेरा जज है उसका जज है और जजेस की तैनात करनी है तो जजेस तैनात करें। लेकिन इन्होंने तो तबाही और बर्बादी कर दी है। ये मिसालें देते हैं अमेरिका की भी, अमेरिका के अंदर वो पार्लियामान करती है, इस तरह की कमेटियां बैठकर नहीं है सारे मामलात को देखती कि आप बैठ के कमेटी बनाएं। पहले होता था कि वहां जजेस की तादाद ज्यादा होती थी, गवर्नमेंट का रोल जरा कम होता था,
और वहां पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा भी बैठा था, अगर बैठा हुआ था तो, लेकिन जजेस की तरफ से भी एक सीट अवेलेबल थी। अब तो सिर्फ इन्होंने कर दी है 4 सीटें इधर हैं 8 उधर हैं, यानी पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठे और गवर्नमेंट के अंदर लोग बैठे, वो तैनात किया करेंगे जजेस सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्टों के। यानी ये तो मजाक हो गया है और ये हमारी अदलिया की आजादी को मजीद मुतासर करेगा। अदर साहब चले पास को छोड़ें, क्योंकि हमेशा कहा जाता है ना कि पास इज हिस्ट्री। अब जो अभी जैसे पहले ही कदम जैसे याया अफरीदी ने बड़ा फैसला किया कि जस्टिस मंसूर को और जस्टिस मुनीब को अख्तर को उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में रखा, और ये भी हमने देखा कि बाकायदा फुल कोर्ट रेफरेंस जो हुआ पहला, उसमें मंसूर अली शाह जो है वो वीडियो लिंक के ही ज़रिए शरीक हुए। तो लगता तो है कि हमारे नए चीफ जस्टिस, जिनसे आपको शिकायत है पुराने चीफ जस्टिस के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर अंदाज में अब मुस्तकबिल में अदालत चलाएंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट। देखिए आपके सामने है ना, 63A के लिए तरमीम की गई थी। अब हमारे जजेस को भी पता है, जस्टिस याया अफरीदी को भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस का मकसद क्या था। अब तो समझ आ गया ना कि अपना कितनी, यानी अभी तो एक दिन भी नहीं गुजरा, उसी दिन बाकायदा ऑर्डिनेंस आया और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को शामिल करके वो केस फिक्स भी कर लिया गया। वो तो नजर आ गई ना बात। आप ये देखें ना, यही वाली जो पावर एक्सरसाइज मौजूदा चीफ जस्टिस ने की है, ये जस्टिस काजी भाई साहब को भी करनी चाहिए थे ना, उन्होंने नहीं की ये पावर एक्सरसाइज। शुक्रिया सिद्दीक साहब ने। बहरहाल ठीक है, पास में जस्टिस वैसे आसान होता है कि पास के लोगों के बारे में गुफ्तगू करना, लेकिन क्यों ना उम्मीद रखी जाए। और जो स्टेप जस्टिस याया अफरीदी ने, चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने उठाए हैं, ख़ासतौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को जो बेंच का हिस्सा बनाया है, इसे क्यों ना तवक्को रखी जाए कि माजी को बुलाकर अदलिया, ख़ासतौर पर बड़ी अदालत इस्लामाबाद की नहीं कि वफाक की, उसमें अब मामलात ज़्यादा बेहतर तरीके से चलें और जज बवांगे दहल बोलने के बजाय अपने दलाइल में गुफ्तगू करें। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। टीवी में मुजाहिद बलवी एक बार फिर आपको खुशामदीद करता है। बहरहाल शंघाई कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो इस्लामाबाद में 2 दिन हुई, एक पैगाम सारी दुनिया में गया इस एतबार से कि वहाँ पर माशी तौर पर, सरमायाकारी के तौर पर बेहतर सूरत हाल होगी। और अब हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब का दौरा इस एतबार से बड़ा अहम है कि आपको इल्म है कि सिर्फ मजहबी एतबार से नहीं बल्कि माशी एतबार से भी हर मुश्किल कड़े वक्त में सऊदी अरब खड़ा है। चीन का तो खैर बहरहाल एक बड़ा अहम रोल है और वो भी हमेशा होता है, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें कि हर कड़े मुश्किल वक्त में सऊदी अरब ने हमारी मदद की। वज़ीर-ए-आज़म की MBS शहज़ादा सुल्तान से मुलाकात हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मिनिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की जो मदद को बढ़ाने का फ़ैसला किया। सोहेल इकबाल भट्टी हमारे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ इस वक्त रियाद में के लिए मौजूद हैं। शुक्रिया भट्टी साहब। मैंने जिक्र कर रहा था कि शंघाई कॉन्फ्रेंस को भी बहरहाल एक अच्छा पैगाम किया जाएगा कि एक सिक्योरिटी के एतबार से दुनिया को इल्म हुआ कि ये बड़े मायदे हुए। इस कॉन्फ्रेंस की क्या अहमियत है भट्टी साहब, आप बताएंगे हमें? बरेली साहब बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त बिल्कुल रियाज में मौजूद हूँ, जहाँ पर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अंडर डिस्कशन है। बिलखसूस वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जब यहाँ पहुँचे, जहाँ पर सऊदी इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का 8th एडिशन यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ और उसके साथ साथ सऊदी वली-ए-अहद क्राउन प्रिंस के साथ भी वज़ीर-ए-आज़म ने मुलाकात की। और बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जहाँ पर हर जगह ये एक्सपर्ट्स बात कर रहे थे कि MOUs तो हुए, माजी में भी हुए, इम्प्लीमेंटेशन आखिर कब होगी, ये सबसे बड़ा सवाल था। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ रियाज में पाकिस्तानी सफारत खाने में, और अब से कुछ देर कबल ही पाकिस्तानी इन्वेस्टर अहमद फ़ारूक ने हमें बहुत तफसील के साथ ब्रीफ किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जो MOUs हुए थे इस्लामाबाद के अंदर, जिनकी मालियत $2.2 बिलियन थी, उसमें से
$500 मिलियन के मुआहिदों के ऊपर फौरी तौर के ऊपर अमल दरामद शुरू हो गया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो सऊदी अरब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का जो उसका वॉल्यूम है उसको $2.2 बिलियन से बढ़ाकर $2.8 बिलियन के करने का फैसला किया गया है और बहुत फास्ट ट्रैक के ऊपर इन मुआहिदों के ऊपर इन एमओयूज के ऊपर अमल दरामद होने जा रहा है। और इम्पोर्टेंट बात ये थी जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने बहुत वजाहत के साथ बात की कि अभी उन एमओयूज के जो साइन हुए थे उनकी स्याही खुश्क नहीं हुई थी लेकिन अमल दरामद शुरू हो गया। तो इस बात को बहुत खुशआइन तस्वुर किया जा रहा है। उससे पहले जब पाकिस्तान ने एससीओ कॉन्फ्रेंस का कामयाब इनेकाद करवाकर दुनिया को पैगाम दिया कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान आइसोलेशन में नहीं है बल्कि खित्ते के अहम प्लेयर्स के साथ और दुनिया की आलमी ताकतों के साथ भी पाकिस्तान एक ताकत का तवाज़ुन कायम रखते हुए तल्लुकात का तवाज़ुन कायम रखते हुए आगे बढ़ रहा है। वो भी एक बहुत सिग्निफिकेंट अचीवमेंट थी। और उसके साथ जब इन्वेस्टमेंट के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फोकस है उसके अंदर सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप जो है वो मिलकर इन चीज़ों को कोशिश कर रही हैं कि जो दोस्त ममालिक हैं जिन्होंने कमिटमेंट की थी IMF के मुआहिदे से कब उनको अब मटीरियलाइज करवाया जाए। यही वजह कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ रियाज में कामयाब अपना दौरा करने के बाद अब कतर जाने की तैयारी कर रहे हैं जहां पर अपने कतरी मनसब के साथ मुलाकात करेंगे और उनसे भी इन्वेस्टमेंट के हवाले से एक और सवाल आता है कि सऊदी अरब हुआ या हमारे मुस्लिम ममालिक हुए, हमारे यहाँ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ज़्यादा होता है। यकीनन पेशरफ्त तो होती है, बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन आप समझते हैं कि जो पाकिस्तानी ताजिर और सऊदी बिजनेसमैन है या सऊदी इन्वेस्टर है या पाकिस्तानी इन्वेस्टर है, इनके सिलसिले में भी कुछ आपको पेशरफ्त होती हुई नज़र आई कि बराह रास्त वो सरमायाकारी सऊदी अरब वाले यहाँ करें और हम भी वहाँ सऊदी अरब कर सकें? बहरहाल एक उम्रा और हज एक बड़ा अहम उनका के सबब जो है हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोगों का आना जाना होता है। तो क्या इसका आप कुछ देख रहे हैं सोहेल भट्टी? देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिलखुसूस पाकिस्तान जब अपने मौशी मामलात को बेहतर बनाना चाहता है तो उस तनाजुर के अंदर सऊदी अरब का जो ताउन है बहुत मैटर करता है और यही वजह है कि पाकिस्तान सऊदी अरब समेत अरब दोस्त ममालिक के साथ बहुत फोकस करते हुए वो तमाम कमिटमेंट्स जिन्हें IMF मुआहदे से कब अंडर डिस्कशन थी अब उन कमिटमेंट्स को मटीरियलाइज करने का वक्त है। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बहुत फोकस होकर अपनी टीम के साथ ये तमाम मामलात को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। कतर के अंदर जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जा रहे हैं वहाँ पर उन्हें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार को है पहुंचे, चूंकि कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं जिनके अंदर वो समझते हैं कि उनकी पूरी टीम को होना जरूरी है। वज़ीर ख़ारिजा भी हैं तो उस लिहाज से देखा जाए तो बड़ी डेवलपमेंट है। और सऊदी अरब के अंदर भी यहाँ पर हमारी कुछ पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी बात हुई, लोग बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं। उस वक्त जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ यहाँ पहुंचे थे तो यहाँ रियाज सीजन के दौरान जो पाकिस्तान का 11 ममालिक के जो मुख्तलिफ इवेंट्स होने हैं उसमें पाकिस्तान का जो एक इवेंट्स हैं वो आज से स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ ऑलरेडी बहुत मोबिलाइज है, जिसके अंदर कल्चर इंटीग्रेशन उसके साथ सक्सेस स्टोरीज पाकिस्तान से क्रिकेटर्स को यहाँ पे इनवाइट किया गया है रियाज में और उसके साथ साथ सिंगर्स पाकिस्तान से आ रहे हैं, पाकिस्तानी फैमिलीज का इंटरेक्शन है। तो ये यहाँ पर एक बड़ा एक एंथुसिज्म का एक यहाँ पर हमें एक मिल रहा है अब पाकिस्तानी कम्युनिटी में देखने को और लोग बड़े होप हैं और बिलखुसूस पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर इंगेज किया गया है। तो ना सिर्फ मौशी लिहाज से बल्कि सफारती और समाजी लिहाज से भी बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। चलते चलते ये बता दीजिए कि आमतौर पर हम लोग जब सहाफ़ी जाते हैं गैर मुल्कों में तो शिकायत सिफारत खानों की बहुत करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल में कुछ अच्छे जुमलों में करें। वहाँ सऊदी अरब में सिफारत खाना खासा फ़ाल और दोस्त है और मेरे ख्याल में इनको उस तरफ भी कोशिश करना चाहिए कि मैं देख रहा हूँ कि बदकिस्मती से यहाँ के कुछ लोग जो है जाली पासपोर्टों पर यहाँ इन्हें भेजते हैं। यकीन आप भी तवज्जो दिलाएंगे कि बेगुनाह लोगों को रिहाई मिले, शायद आला सतह पर बात भी हुई हो, तो इस पहलू को भी ज़रा अगर मैं जिक्र कर रहा हूँ। जी भट्टी साहब। जी बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। जब आपसे कुछ देर कबल ही पाकिस्तानी इन्वेस्टर ने हमें जब वीडियो को यहाँ ब्रीफ किया तो उनसे बाज़ाब्ता तौर के ऊपर मैंने ये सवाल भी किया था तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी जो है सऊदी अरब के अंदर
28 लाख उनकी तादाद है और पाकिस्तानी सफारत खाना रियाज में और पाकिस्तानी कॉन्सुलेट जिद्दा में वो 24 आवर्स उनके लिए खुला रहता है। विदाउट अपॉइंटमेंट लोग यहाँ पर आ सकते हैं। चैलेंजेस और मुश्किलात जरूर हैं, लेकिन उनसे निपटने के लिए पाकिस्तानी सफारत खाना यहाँ पर अपनी भरपूर खिदमात फराहम कर रहा है। और कुछ अर्सा कब बैगर्स बड़ी तादाद में यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ पर सऊदी अरब के चूंकि बैगिंग पर पाबंदी आयद है तो उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई, अगरचे कि उनके पास वो नंबर्स मौजूद नहीं थे कि सऊदी अरब की जेलों में कितने पाकिस्तानी इस वक्त कैद हैं। उनका कहना था कि ये नंबर तो वजारत दाखिला फराहम कर सकती है, ताहम पाकिस्तानी हुकूमत ने मौसर ऑपरेशन की हैं मुल्तान के इतराफ में भी और बाकी जगहों के ऊपर भी ऐसे लोगों के पासपोर्ट मंसूख किए जाते हैं। और उसके साथ आने वाले भट्टी साहब, यकीनन आप एक मुक़द्दस मकाम पर हैं। आखिर में तुम्हें यही आपसे दरख्वास्त कि हम जैसे गुनाहगारों के लिए भी दुआ कीजिएगा, हमारे लिए नहीं, हमारी टीम के लिए नहीं, हमारे चैनल के लिए भी। शुक्रिया सोहेल इकबाल भट्टी। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद मिल्ली को इजाज़त दीजिए।